ओके। सो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है कि देखिए यहाँ पे आपकी जो पढ़ाई चल रही है, लेकिन आप एग्ज़ाम में जब जाएँगे तो वहाँ पे कंडीशंस आपके अलग हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा-सा स्ट्रेस कंडीशंस में अपने आप को प्रिपेयर करके पहले से जाना होगा। आप जितना ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस कंडीशंस में प्रिपेयर किए रहेंगे, वो एग्ज़ाम के टाइम पे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। तो कई बार मैंने ये देखा है, जैसे अब तक की जो भी 10 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में एक्सपोज़र रहा है। सो मैक्सिमम स्टूडेंट जो कि आपके ऐसे क्लासेस में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देते थे और उनके उनका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा होता था। लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे वो इतना ज़्यादा नर्वस हो जाते थे चीज़ों को लेकर के कि सर टेस्ट नहीं दे पाए थे, इसलिए डिस्कशन अटेंड कर रहा हूँ। ओके। ठीक है, ओके, थैंक यू। सो उनका बाकी ऐसे जो नॉर्मल क्लासेस होते थे ना, उनमें उनकी परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी होती थी। लेकिन एग्ज़ाम में जाकर के वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते थे। इतना ज़्यादा वो एक तरीके से घबरा जाते थे कि आती ही चीज़ को गलत करके आते थे। दैट इज़ व्हाई उनके रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ पाते थे। तो ये बहुत बार होता है, ऐसा बहुत केसेस मिले हैं देखने को टीचिंग एक्सपीरियंस में कि जो स्टूडेंट आपके ऐसे नॉर्मली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, पता नहीं एग्ज़ाम के टाइम पे जाकर के वो बहुत ज़्यादा अच्छा करने के चक्कर में वो इतना कॉन्शियस हो जाते हैं लेकर के ना कि छोटी-छोटी मिस्टेक्स करना शुरू कर देते हैं। और आप एक चीज़ समझ लीजिए, अगर एक बार आपके एग्ज़ाम के ड्यूरेशंस में आपका दिमाग किसी भी वजह से अगर आपका डिस्टर्ब हुआ और आप अनस्टेबल हो गए, तो पूरे एग्ज़ाम के टाइम पे आप अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाएँगे। ये एग्ज़ाम का सबसे बड़ा प्रेशर का ड्रॉबैक होता है। किसी भी बात से, चाहे आप एग्ज़ाम जाने के पहले किसी से आपकी बहस हो जाए, ट्रैफ़िक में आप जाम होकर के इरिटेट हो जाएँ या फिर वहाँ पे जाने से किसी से हॉक टॉक हो जाए। अगर इन सिचुएशन से अगर आपको बचना, मतलब अपने आप को बचा कर के रखना है कि भैया बोल लो, तुमको जो बोलना है, हमको पहले एग्ज़ाम देने जाने दो। एग्ज़ाम दे करके आप आइए, खूब भड़ास निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे अगर आप ये गलती से भी किसी से आपकी हॉट टॉक हो जाती है, किसी से आप उलझ जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, फिर अपने आप को उस स्टेज पर ले आने के लिए बहुत ही, सर ये सब तो अनप्रेडिक्टेबल है। बिल्कुल है, लेकिन आपकी आपकी अपनी भी कॉन्शियस है, आप उसको देख सकते हैं। जाने के टाइम पे अगर आप पता लगा छोटी-छोटी चीज़ को लेकर के आप उलझ जाएँगे तो ये आपके लिए दिक्कत हो सकता है। डेफ़िनिटली कोई चीज़ सर्टेन नहीं है हमारे साथ कि क्या चीज़ होने वाली है, लेकिन आप कोशिश ये कीजिए कि अगर ऐसा सिचुएशंस आ भी जाता है, कोई ऐसी जहाँ पे आपको हो सकता है कि मिज़ाज आपका गरम हो जाए, थोड़ा दिमाग खराब हो जाए, फिर भी अपने आप को आपको काम डाउन रखना है कि नहीं, अभी हमको एग्ज़ाम देने जाना है। डरना नहीं है, बट उसको सही तरीके से आपको फेस करना है, ये है। आप जितना अच्छे से अपने आप को वहाँ पे स्टेबल रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका पेपर अच्छा होगा। और कोशिश करिएगा आप सब लोग के एग्ज़ाम पे आप पहले से पहुँच जाएँ, वहाँ के एटमॉस्फियर में अपने आप को अडॉप्ट कर लें, थोड़ा-सा 10-5 मिनट का टाइम लें। ऐसा नहीं कि एकदम ऑन टाइम आप पहुँचे, जल्दी-जल्दी में गड़बड़ी में फटाफट भरना शुरू कर रहे हैं और ये सब दिक्कत हो रही है। इतने से आप लोग मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, तो पेपर के दिन आप अच्छे से नींद लीजिएगा, बढ़िया से सोइएगा, फिर आप अच्छे से एग्ज़ाम देने जाइएगा, ठीक है? इन सब बातों का थोड़ा आप ध्यान दीजिए। और वैसे हम लोग अभी एग्ज़ाम के पहले भी इन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल्स आर बोरिंग अबाउट द हाउ दे विल बैक टू द होम फ्रॉम सेंटर। ओके। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एग्ज़ाम के टाइम पे मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उनके लिए हम लोग पेपर से पहले सबकी कॉमन क्लास लगाएँगे और आप लोगों को बताएँगे कि क्या-क्या चीज़ आपको ध्यान में देना होगा। ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है, तो हम लोग अब पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। होपफुली कि सब लोगों ने आंसर की अपना मिलाया होगा और देखा होगा कि किसके कितने आंसर सही हो रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग अब क्या करेंगे, पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आंसर की मैंने आप लोगों को शेयर किया हुआ था, यहाँ पे उस पेपर को हम लोग विनम्रता से सब काम सिद्ध हो जाते हैं, अहिंसा के बल पर कोई वाह! सनी की हिंदी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा टाइपिंग करते हैं वो। सो ये पेपर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी भेजा हुआ है। अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि कौन से आंसर्स के लिए, मीन्स कौन से क्वेश्चंस के लिए क्या आंसर सही है, उसके पीछे का लॉजिक क्या हो जाता है। सो अगर जिनका पढ़ा है फिर तो ठीक है, नहीं पढ़ पाए हैं तो उनको भी यहाँ पे कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। किसी भी क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस में किसी स्टूडेंट को अगर कहीं पे भी कोई डाउट अगर होगा तो वहीं पे बोल देगा कि सर हमको ये चीज़ समझ में नहीं आया है। सो नंबर फर्स्ट आपसे जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है वो यहाँ पे दिया गया है कि अ क्रॉस बिटवीन द होमोजाइगस पर्पल एंड होमोजाइगस व्हाइट, पी प्लांट्स रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग विद द पर्पल फ्लावर। तो यहाँ पे आपको दिया गया कि होमोजाइगस आपके पर्पल है। मान लीजिए पर्पल को हम अगर पी से रिप्रेजेंट कर दें तो कैपिटल पी आपका ये पर्पल हो गया होमोजाइगस। और व्हाइट को अगर आप डब्ल्यू से कर दें तो फिर आपका व्हाइट और डब्ल्यू हो गई, ये होमोजाइगस कंडीशंस हो गए। यहाँ पे बताया गया कि अगर इनके बीच में कोई अगर क्रॉस कराई गई है तो जो ऑफस्प्रिंग आपके बन रहे हैं, मीन्स इनके बनने से यहाँ पे मतलब ऑफस्प्रिंग के लिए पहले आपका पेरेंटल पी आएगा, फिर आपका एक डब्ल्यू आएगा। इन दोनों का जो क्रॉस यहाँ पे कराया गया और यहाँ पे आपके जो ये गैमेट्स बने हैं एफ वन में, उनका जो कलर आ रहा है कैसा आ रहा है, दैट इज द पर्पल आ रहा है। सो दिस
डेमोंस्ट्रेट दैट, ये क्या बताता है, यही आपको यहाँ से पूछ रहा है। तो सिंपल, जो पर्पल कलर है उसने अपना इफ़ेक्ट को दिखाया हुआ है, जो व्हाइट कलर है उसने अपने इफ़ेक्ट को सप्रेस कर लिया है। तो ये एक ऐसी फिनोमेना है दैट इज़ जिसको आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस में पढ़ते हैं, या आप इसे लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लावर आपका पर्पल कलर का है, उसके जो जीन्स हैं वो क्या हैं, डोमिनेंट हैं। व्हाइट कलर वाले फ्लावर पे दैट इज़ वाई आपका F1 जनरेशंस में सारे के सारे जो आपको कलर दिखाई दे रहे हैं वो पर्पल कलर के दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपका एग्जांपल डोमिनेंस का शो करता है, दैट मीन्स यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस का प्रोसेस जो है वो फॉलो हो रही है। सो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंस कंक्लूजन दैट ग्रेगर मेंडल ड्रीव फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट विद पी प्लांट। उनके जीजे मेंडल के एक्सपेरिमेंट से सबसे इंपॉर्टेंट जो कंक्लूजन था वो क्या निकल करके आया था, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ के लिए आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है बी ऑप्शन। पहले इसके पहले आपको ए और सी और डी के बारे में देख लेते हैं कि वो गलत क्यों है। तो देयर इज अ कंसिडरेबल जेनेटिक वेरिएशन इन गार्डन पी, ये स्टेटमेंट क्या उन्होंने मेजर कंक्लूजन था, तो ये मेजर फाइंडिंग उनकी नहीं थी। और इसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया कि रिसेसिव जीन्स अकर्स मोर फ्रिक्वेंटली इन द F1 दैन डू द डोमिनेंट, ये स्टेटमेंट आपका तो गलत है, ऐसा उन्होंने नहीं बताया था। और जीन्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए, ऐसा भी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट ही गलत है, ऐसा नहीं होता है। डीएनए जो होता है उसमें ढेर सारे आपके जीन्स पाए जाते हैं, तो रिवर्स करके दिया गया है। तो यहाँ पे आपको जो सही स्टेटमेंट है वो क्या है, द ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इन द डिस्क्रीट यूनिट एंड आर नॉट इन द रिजल्ट ऑफ अ ब्लेंडिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपने पढ़ा है, जिसमें आपको बताया जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस के बारे में, जिसमें आप जिस एग्जांपल देते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, तो वहाँ पे आप बताते हैं कि जो भी आपके जीन्स होते हैं किसी फैक्टर के लिए, जब उनका गैमेट का फॉर्मेशन होना शुरू होता है तो उस गैमेट में सिर्फ उन दोनों पेयर में से सिर्फ एक पेयर के, मतलब एक जो सिंगल फैक्टर होता है वो गैमेट के फॉर्मेशन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। तो वहाँ पे आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक यूनिट के फॉर्म में जाते हैं, ना कि वहाँ पे मीट करती मीन्स ब्लेंडिंग वहाँ पे नहीं होता है। दैट इज वाई आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस को प्योरिटी ऑफ अ गैमेट के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपका टॉल कोई कैरेक्टर है और इस टॉल के कैरेक्टर के लिए यहाँ पे आपके जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो टी हैं, तो उनके एलिस को आप कैपिटल टी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस कैपिटल टी से जब आपका गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो इन दोनों में से सिर्फ क्या होगा, एक कैपिटल टी यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है मीन्स गैमेट के फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे आपको बताया जाता है कि ये इनका जो ट्रांसफर हो रहा है गैमेट का फॉर्मेशन के टाइम पे, एक जीन्स मतलब एक जीन्स के जो दो एलील्स होते हैं उन दोनों में से कोई एक एलील क्या करता है, गैमेट के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे आपकी गैमेट जो होती है प्योर फॉर्म में निकल करके आती है, कोई ब्लेंडिंग नहीं होता। दैट इज वाई आप इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस के नाम से भी जानते हैं या लॉ ऑफ प्योरिटी के नाम से भी जानते हैं। सो ये इनका। हाँ हाँ, पूछिए। हम्म। हाँ हाँ, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन। जैसे मान लीजिए आपका एक कैरेक्टर है, फिनोटिपिक कैरेक्टर मान लीजिए टॉल, राइट, ये एक लंबाई मीन्स प्लांट की हाइट है, ये आपका फिनोटिपिक कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है मान लीजिए वो क्या है, आपका टी है, राइट। तो एक आपके जो एक जीन होते हैं ना उनके दो फॉर्म होते हैं मीन्स दो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं। तो आप ऐसे नहीं, जीन नहीं, आप ऐसे समझिए, वन जीन जो इक्वल होता है वो किसके लिए, दैट इज द टू एलिल्स के, मतलब एक जो जीन होगा उसके टू एलिल्स होंगे, और वो एलिल्स आपके दोनों कंडीशंस में हो सकते हैं, मे बी आइदर होमोजाइगस मे बी आइदर हेट्रोजाइगस। जैसे मैं आपको यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल जो लिखा हुआ हूँ, तो ये एक जीन है, और इस जीन का काम क्या है कि ये एक ऐसे प्रोटीन्स को बनाएगा जो कि टॉलनेस के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो इसी एक जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे दो एलिल्स हैं, वो आपके कैपिटल टी हैं। ये हो सकता है कि आपका एक कैपिटल टी और स्मॉल टी भी हो, तो इसको आप हेट्रोजाइगस कंडीशंस के नाम से जानते हैं। तो किसी जीन के पास क्या है, आपका दो एलील्स होते हैं, और जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो जैसा कि आप जानते हैं कि गैमेट जो सेल्स होते हैं वो हमेशा हैप्लॉयड क्या होते हैं, आपके सेल्स होते हैं। तो अगर आपके सोमेटिक सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n है, तो जो आपके हैप्लॉयड सेल्स मीन्स आपके जो गैमेट्स बनेंगी वहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या आएगा, n आएगा। तो ये n क्या रिप्रेजेंट करता है, क्रोमोसोम्स को बताता है। तो चूंकि उस टाइम पे मेंडल ने सिर्फ फैक्टर का नाम दिया था, जीन के बारे में नहीं बताया था, तो दैट इज़ वाई आप उसको फैक्टर ही बोलते हैं कि एक जो आपका जीन है उसके दो अल्टरनेट फैक्टर्स होते हैं या एलिल्स होते हैं, और उन एलिल्स का नेचर आपका होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों ही हो सकता है। तो अभी आपका जो डाउट था सनी, आपका कंप्लीट हो गया कि अभी जीन या एलिल्स में क्या मतलब है।
जी हाँ, 2 अगर एलील्स रहेंगे तो उसको आप 1 जीन के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब 1 जीन इज़ इक्वल टू 2 एलील्स। और ये जो एलील्स होते हैं वो दोनों एक जैसे हो सकते हैं, मीन्स होमोज़ाइगस हो सकते हैं या हेटेरोज़ाइगस हो सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट नेचर के भी पाए जा सकते हैं। ठीक है? सो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर जी बी जो है वो इन्फॉर्मेशंस ये देता है जो कि मेंडल ने बताया था, जिसको आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस या मेंडल का फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट के नाम से भी जानते हैं, और इसको दिखाने के लिए आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ते हैं। सो आपके एग्जाम्स में मोनोहाइब्रिड क्रॉस या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ अ गैमेट, इन तीनों नाम से अगर कोई आपको एग्जाम्पल पूछेगा तो आपको वहाँ पे एक ही चीज़ बताना है, मेंडल का फर्स्ट लॉ, और जिसके लिए आपका एफ टू जनरेशंस में जो फिनोटिपिक का रेशियो आता है वो क्या आता है, दैट इज द 3:1 आता है। और जो आपके जीनोटिपिक रेशियो आते हैं वो 1:2:1 के फॉर्म में क्या है आता है। तो ये आपने क्रॉस अगर पढ़ा है तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि जो पहले जनरेशन मीन्स फर्स्ट जनरेशन के जो सारे पौधे आते हैं वो हेट्रोजाइगस फॉर्म में आते हैं, टॉल आते हैं। और उसके बाद आप जब F1 जनरेशन का क्रॉस कराते हैं तो सेकंड जनरेशन जो पौधे आते हैं उसमें 3 पौधा आपका क्या होता है, मीन्स 75 जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके टॉल होते हैं, जबकि आपका 25% मीन्स एक जो पौधा होता है कैसा होता है आपका डॉर्फ होता है। तो इस 75% में आपका 2 तरीके का क्या होता है नेचर होता है। एक पौधा आपका मीन्स 25% कैसा होगा, होमोजाइगस आपके क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, जबकि आपका 2 जो पौधा होगा मीन्स 50% जो होते हैं वो कैसे होते हैं आपके हेट्रोजाइगस कंडीशंस में पाए जाते हैं, मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये परसेंटेज बना करके भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हेट्रोजाइगस डोमिनेंट का परसेंटेज कितना था, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट का नंबर कितना होता है, या आपके टोटल जो फिनोटिपिक या जीनोटिपिक रेशियो आती है वो क्या होते हैं। इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। सो आप अच्छे से याद रखिए कि फिनोटिपिक रेशियो का मतलब होता है जो आपको दिखाई देता है, जो आपके अपीयर होते हैं, और जीनोटिपिक का मतलब होता है कि उन दिखाई देने वाले फैक्टर के लिए मीन्स कैरेक्टर के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है उसे आप जीनोटाइप के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा गया था कि कौन सा बेस्ट कंक्लूजन था, तो आपने यहाँ पे देखा कि उन्होंने बताया था कि गैमेट के फॉर्मेशन के टाइम पे जो एलिल्स होते हैं वो यूनिट फॉर्म में जाते हैं, ना कि वहाँ पे कोई ब्लेंडिंग होती है, मतलब उन पर कोई मिक्सिंग नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हाउ मेनी यूनिक गैमेट्स कुड बी प्रोड्यूस्ड थ्रू independent assortment by an individual with the genotype of A, capital A, small a, capital B, small b, capital C, D, D और E, E। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, इसके लिए आपको पास एक फॉर्मूला हो जाता है, दैट इज 2 की पावर n, और जहाँ पे n जो होता है वो बताता है क्या आपका हेट्रोजाइगस के जो आपके जीनोटाइप्स हैं इसके बारे में। तो हेट्रोजाइगस जीनोटाइप जितने होंगे उनका पावर आप क्या कर देंगे, n कर देंगे। तो आप यहाँ पे देखिए ये वाली जो जीन्स है वो क्या है आपकी होमोजाइगस है, और ये वाली भी जो आपकी जो दी गई है वो भी क्या है होमोजाइगस है। तो हेट्रोजाइगस का नंबर कितना निकल कर क्या है आपका, यहाँ पे 1 है, फिर इसके बाद ये 2 है, इसके बाद फिर आपका क्या है 3 है। तो आप 2 की पावर क्या कर देंगे, यहाँ पे 3 कर देंगे। तो 2 की पावर अगर आप 3 करेंगे तो जो वैल्यू निकल कर क्या आएगी, दैट इज 2 × 2 × 2। तो ये वाली वैल्यू का क्या हो जाएगी, दैट इज 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। तो आपका 8 ऑप्शन क्या होगा सही हो जाएगा। जब कभी भी आपसे, सो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका ये सही हो जाएगा। जब कभी भी आपको ऐसे जीनोटाइप दे करके पॉसिबली 3 चीज़ पूछा जाता है, जीनोटाइप दे करके आपसे फिनोटाइपिक कैरेक्टर पूछ सकते हैं, या आपको पूछ सकता है कि F2 जनरेशंस में उनका जीनोटाइप क्या बनेगा। इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो इनके लिए पॉसिबल आपके जो पास फॉर्मूले हैं उनको आप समझ लीजिए कि अगर आपको ऐसे जीनोटाइप दे करके नंबर ऑफ पॉसिबल गैमेट्स पूछता है तो आपको वहाँ पे जो सर्च करने वाली चीज़ होती है वो ये, आपको वहाँ पे ध्यान किसको देना है, हेट्रोजाइगस वाले एरेज को। होमोजाइगस अगर आपको दिखाई देगा तो आप उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि फॉर्मूला क्या है, दैट इज 2 की पावर n, और जहाँ पे n जो रिप्रेजेंट करता है क्या करता है, हेट्रोजाइगस एलील्स या हेट्रोजाइगस जीन्स के पेयर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे चूंकि यहाँ पे 5 एलील्स आपको दिए गए, 5 डिफरेंट टाइप का जीन दिया गया था, लेकिन उसमें से 2 आपके क्या है होमोजाइगस हैं, कैपिटल टी कैपिटल सी और कैपिटल ई कैपिटल ई। तो ये दोनों क्या होंगे आपके कट जाएंगे, 3 आपका बचेगा। तो 2 की पावर अगर आप 3 कर देंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ऐसे ही अगर आपसे सवाल पूछता है कि कोई आप डाई हाइब्रिड या मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा रहे हैं और उसमें आपको F2 जनरेशंस में पॉसिबल नंबर ऑफ जो जीनोटाइप बनेगा वो क्या बनेगा, फिनोटाइप बनेगा क्या बनेगा, तो उसके लिए भी आपके पास फॉर्मूला होता है, आप उसको वहाँ पे लगा देते हैं। तो अगर आपसे फिनोटाइपिक कैरेक्टर आपसे पूछा जाता है तो वहाँ के लिए भी आप फार्मूला क्या लगाते हैं, 2 की पावर n लगाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो मोनोहाइब्रिड में चूंकि एक जीन आपका क्या होता है इन्वॉल्व होता है, तो
यहाँ पे 2 के पावर क्या हो जाएँगे, n हो जाएगा मीन्स 1 हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो आपके फेनोटाइप F2 जनरेशंस में आते हैं, वो 2 ही आते हैं। आप एक पौधा आपका क्या होता है, टॉल होता है और दूसरा पौधा क्या होता है आपका, डॉर्फ होता है। इससे ज़्यादा कुछ आता है? नहीं आता है। और अगर आप यही मोनो हाइब्रिड के बाद अगर आप डाई हाइब्रिड के लिए बात करेंगे, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आप इसको n की पावर क्या करेंगे, 2 कर देंगे, तो वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि जो F2 आपके जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होती है, जिसे आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं, वहाँ पे आपके टोटल 4 वैराइटीज़ के आपको पौधे में दिखाई देते हैं। येलो राउंड दिखाई देता है, येलो रिंकल दिखाई देता है, ग्रीन राउंड दिखाई देते हैं, ग्रीन रिंकल दिखाई देते हैं। तो ये इनके फेनोटाइपिक के लिए क्या होता है, कैरेक्टर बन जाता है। ऐसे ही अगर आपसे F2 जनरेशंस में जीनोटाइप के लिए पूछता है, तो आप यहाँ पे उसका वैल्यू क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। तो उसके लिए वैल्यू आपके पास क्या हो जाती है, 3 की पावर n। क्या हो जाती है, 3 की पावर n। तो इस तरीके से आप जीनोटाइप, फेनोटाइप या गैमेट्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशंस होती है, उसको आप निकाल सकते हैं। और जेनेटिक्स में ये वाले सवाल आपसे पूछे जाते हैं और पूछे जाने की पॉसिबिलिटी भी बनती है। तो जब आपको गैमेट के बारे में पूछा जाएगा, तो गैमेट के लिए आप हमेशा ध्यान देंगे कि जो आपका होमोजाइगस होगा, उसको आप क्या कर देना, कैंसल आउट कर देना है। n की जो वैल्यू होगी, वो हेटेरोजाइगस एलील्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और इस एलील्स के बेसिस पे आप यहाँ पे पावर लगा करके मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा, उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे बता देते हैं। तो इस आंसर के लिए मीन्स इस सवाल के लिए जो आपके पास आंसर था, वो है दैट इज़ द 8। और 8 कैसे आया, ये आपने यहाँ पे देख लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है, द 2 प्लांट। हेलो, हाँ, 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 बताइए। कोई भी जो जीन होगा, उसका पेयर का फॉर्म वहीं पे, जैसे मान लें अगर सी ये जीन है, तो अगर चाहे ये सी के फॉर्म में होगा या कैपिटल सी स्मॉल सी के फॉर्म में होगा, इसके साथ में लिखा जाएगा। तो ये एक जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर आप एक ही यूज़ करेंगे। तो उसका आपको ये फॉर्म। हुँ, जैसे 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 सपोज़ मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मान लीजिए कैपिटल ए स्मॉल ए है, और फिर आपका एक कैपिटल बी है, और इसके बाद आप कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए कैपिटल स्मॉल बी है, फिर कैपिटल सी मैं यहाँ पे लिखूँ और एक कोई लेटर यहाँ पे और लिख दूँ, राइट? जैसे मान लीजिए कैपिटल डी लिख दूँ, स्मॉल डी लिख दूँ, और इसके बाद आप फिर स्मॉल सी यहाँ पे लिखूँ, राइट? ये जो नोटेशन है ना, ये गलत है, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा। आप देखिए, ये पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि ये जो आपके मतलब कुछ रूल्स होते हैं चीज़ को रिप्रेजेंट करने का, आप किसी एक जीन्स के उनके एलील्स को जब रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको साथ में करते हैं, ठीक है? और दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए डिस्क्रीट फॉर्म में अगर आपको ऐसे रैंडमली ये करके दे भी दिया है, तो भी आपके यहाँ पे नंबर ऑफ जो जीन्स आएँगे, कितने आएँगे? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। तो इनके पोज़ीशंस के शिफ्ट हो जाने की वजह से इनका जो हेटेरोज़ाइगस और होमोज़ाइगस होगा, वो नेचर चेंज नहीं होगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने कैपिटल सी लिखा है और आपने यहाँ पे स्मॉल सी लिख रखा है, तो उसको आप हेटेरोजाइगस ही काउंट करेंगे। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका पोज़ीशंस वहाँ पे पास में है या दूर में है, ठीक है? वैसे ये जो आपका एनोटेशंस है, वो गलत होगा, ऐसा दिया नहीं जाएगा। लेकिन अगर इन केस ऐसा होता है, सपोज़ ये पॉसिबिलिटी कब बनेगी, जब जीन का कोई ट्रांसलोकेशन हो जाए। शिफ्ट हो जाए अगर अपनी पोजीशन से किसी दूसरे पोजीशंस पे, तो यहाँ पे आपको ये लेटर का रिप्रेजेंटेशन देखना होता है। अगर ये कैपिटल फॉर्म में होगा, तो आपका क्या होगा, दैट इज़ द होमोजाइगस होगा, या स्मॉल फॉर्म में होगा, तो भी क्या होगा, आपका होमोजाइगस होगा। तो आपको होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में फाइंड आउट करना है, और उसके लिए आपको ये देखना रहेगा कि अगर एक जीन्स के जो दोनों एलील्स हैं, अगर उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, एक लोअर केस से और एक अपर केस से किया गया है, तो वही आपको सिर्फ काउंट करना है। दोनों ही अगर आपके अपर केस हैं, दोनों ही अगर आपके लोअर केस लेटर हैं, तो आप उसको नलीफाई कर देंगे, उससे कोई आपका फ़ायदा, मतलब कोई काउंटिंग उसमें नहीं है। ठीक है सनी? आगे बढ़ें? आजकल पढ़ाई लग रहा है आप करना शुरू कर दिए हैं, बहुत अच्छे-अच्छे सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, मज़ा सा आ जाता है। चलिए, पढ़ाई में अगर मज़ा आए तो ज़्यादा अच्छी बात है। टू प्लांट्स आर क्रॉस रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग विद अ 3:1 रेशियो फॉर द पर्टिकुलर ट्रेट्स, दिस सजेस्ट दैट। सो ये वाला जो रेशियो है, वो आपका किसके लिए आता है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए। और
आप वहाँ पे बताते हैं कि मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस होता है वो आप उसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि टू प्लांट्स आर क्रॉस रिजल्टिंग इन ऑफस्प्रिंग विद 3:1 रेशियो फॉर द पर्टिकुलर ट्रेड्स दिस सजेस्ट दैट। तो इससे क्या समझ में आता है? तो आपने यहाँ पे देखा था कि जो आपके डोमिनेंस वाले जो एग्जांपल्स आपको दिए जाते हैं कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी का जब आपने क्रॉस कराया था तो यहाँ पे गैमेट जो बने थे आपके कैपिटल टी बना था। यहाँ से जो गैमेट बना था आपका स्मॉल टी बना था। तो ये कैपिटल टी का और स्मॉल टी का जब आपने क्रॉस कराया तो यहाँ पे आपके हेट्रोजाइगस बने और हेट्रोजाइगस में आपने लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये सभी के सभी पौधे क्या थे आपके टॉल थे। और जब इनका सेल्फ क्रॉस कराया गया मीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी का और क्रॉस करा दिया आपने कैपिटल टी स्मॉल टी से जिसे आप सेल्फ क्रॉस बोलते हैं तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या बनी। एक बना आपका कैपिटल टी और दूसरा आपका बना कैपिटल टी स्मॉल टी और तीसरा आपका क्या बना दैट इज फिर से ये आपका क्रॉस कराएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा और इसके साथ साथ आपका लास्ट वाला क्या बनेगा स्मॉल टी बन जाएगा। तो यही आप रेशियो क्या बताते हैं दैट इज द 3 और ये बताते हैं आप 1 राइट। तो ये फिनोमेना आपको क्या बताता है? ये फिनोमेना आपको बताता है दैट इज द कि यहाँ पे जो दोनों के दोनों जो पेरेंट्स आपके कैसे हैं दैट इज द हेट्रोजाइगस कंडीशंस में हैं। दैट इज वाई यहाँ पे रेशियो आपका 3:1 निकल करके आया है। सो F1 प्लांट मीन्स F1 ऑफ स्प्रिंग के जो प्लांट थे उनका नेचर हेट्रोजाइगस था और उनको जब आपने सेल्फ क्रॉस करा दिया मीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी से तो यहाँ पे रेशियो 3:1 निकल करके आया था। तो दोनों पेरेंट्स आपके कैसे हैं हेट्रोजाइगस है। दैट इज वाई आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही हो जाएगा। सो नेक्स्ट। हम्म हम्म कैपिटल टी एक गैमेट है स्मॉल टी एक गैमेट है। गैमेट्स का जब फ्यूजन होगा तो जो चीज़ जाइगोट आपकी बनेगी उसके पास यहाँ पे दोनों आएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी आएंगे राइट। जी हाँ। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे टू कैरेक्टर्स दैट अपीयर इन 9:3:3:1 रेशियो इन द F2 जनरेशंस। तो ये आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या होता है ये आपका रेशियो है। आपके F2 जनरेशंस में जो फिनोटिपिक रेशियो आते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट के वो यही आते हैं। तो पहले तो आप इनके बारे में जान लीजिए। जहाँ पे आप देखते हैं आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डाई हाइब्रिड क्रॉस के नाम से भी जानते हैं। जहाँ पे जब दो जीन्स को लेकर के स्टडी करना शुरू हो जाए मीन्स क्रॉस कराना शुरू कर दें तो आप उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। अगर आप किसी जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट में सिंगल किसी एक कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं कंसीडर कर रहे हैं और एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन होता है आप उसकी स्टडी करते हैं तो आप उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस तो जैसा कि आपने जानते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने सिर्फ प्लांट की हाइट को क्या किया था लिया था दैट इज द टॉल एंड डॉर्फ। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है कि एक ऐसा जेनेटिक्स का क्रॉस या एक जेनेटिक्स का ऐसा स्टडी जहां पे हम दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को क्या करें डील करें और उन दोनों कैरेक्टर के लिए अलग अलग जीन क्या हो रिस्पॉन्सिबल हो तो उनको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपने क्या लिया था एक येलो कलर लिया था जो कि आपका पॉट का कलर था और दूसरा आपका था शेप दैट इज राउंड। तो ये आपके दो कैरेक्टर हो गए एक आपका कलर हो गया दूसरा आपका शेप हो गया। इसका ये डोमिनेंट फॉर्म है। रिसेसिव फॉर्म को आप क्या बताते हैं ग्रीन बताते हैं और राउंड वाले शेप को आप क्या बताते हैं दैट इज द रिंकल बताते हैं। तो जब आपने ग्राउंड येलो राउंड वाले का ग्रीन रिंकल वाले से क्रॉस कराया तो F2 जनरेशन में बनने वाले जो पौधे आए वहाँ पे चार कैरेक्टर दिखाई दिया 9:3:3:1 और ये जो रेशियो आपका आता है वो कैसे येलो राउंड के लिए आता है 9 येलो रिंकल के लिए आता है 3 ग्रीन राउंड के लिए आता है 3 और ग्रीन रिंकल के लिए आता है आपका 1। तो ये आपके F2 जनरेशन पे बनने वाले जो पौधे थे उनका फिनोटाइपिक कैरेक्टर आपको ऐसा दिखाई देता है। तो टोटल आपके नंबर ऑफ प्लांट्स कितने बने F2 जनरेशन में 16। उन 16 में से 9 पौधे कैसे दिखाई दिए येलो राउंड 3 कैसे दिखाई दिए येलो रिंकल और 3 कैसे दिखाई दिए आपके दैट इज द ग्रीन राउंड और 1 कैसा दिखाई दिया ग्रीन रिंकल। तो यही पूछ रहा है आपसे कि अगर ये स्टेटमेंट दिया गया तो उसके बेसिस पे आप क्या चीज़ यहाँ पे लगाएंगे।
तो ये आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को बताता है, जिसके लिए फेनोटाइपिक रेशियो जो होता है वो 9:3:1 का आता है F2 जनरेशंस में। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को आप डाई हाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं, और इसको इसलिए क्योंकि यहाँ पे दो कैरेक्टर के बारे में स्टडी किया जाता है। एक आपका है येलो जो कि कलर बताता है, एक दूसरा आपका राउंड जो कि शेप बताता है। तो ये दो आपके अलग प्रॉपर्टीज हो गई, कैरेक्टर्स हो गए, दैट इज वाई आप इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। हाँ, नंबर ऑफ पॉसिबल जो गैमीट्स बनेंगे, मतलब कितना बनेगा ये बताने के लिए आप लगा देते हैं। तो जैसे जैसा कि आपने जाना है कि यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस हो रहा है, तो उसके लिए नंबर ऑफ जो प्रोजेनी बनेगी वो 16 बन जाएगी, और अगर आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, 4 बन जाएगा। ठीक है? तो उसके लिए फ़ॉर्मूला आप क्या लगा देते हैं, इधर देखिए, अगर आपको नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोजेनी के बारे में अगर आपको पता लगाना हो किसी भी क्रॉस के लिए, तो आप उसके लिए जो बेस रखते हैं वो 4 रखते हैं, और यहाँ पे n रख देते हैं। और n जो ये रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ द नंबर ऑफ जीन इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ क्रॉस। जैसे अगर आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस होगा तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो जाएगी, डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा तो n की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होगा तो n की वैल्यू क्या होगी, 3 हो जाएगी, और टेट्राहाइड्राइड अगर होगा तो क्या होगा, n की वैल्यू 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे तो 4 की पावर 2, तो मतलब इसका क्या हो जाएगा, दैट इज द 16। तो टोटल नंबर ऑफ जो गैमेट्स आपके प्रोजेनी बनेंगे वो 16 बनेंगे। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, 9 3 3 प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और अगर आप ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे तो यहाँ पे 4 की पावर क्या होगा, आपका 3 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जो गैमेट्स बनेंगे, मीन्स प्रोजेनी बनेगी, वो कितनी बनेगी, 4 × 4 × 4। तो ये नंबर आपका टोटल कितना हो जाएगा, 64। तो इतने नंबर ऑफ क्या बनेंगे, आपके गैमेट्स बनेंगे। तो इस तरीके से नंबर ऑफ पॉसिबल गैमेट्स नहीं, नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोजेनी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को फाइंड आउट करने के लिए आप बेस को 4 रखते हैं और पावर n लगाते हैं, और जहाँ पे n रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ जीन इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्रॉस। तो अगर मोनो हाइब्रिड है तो सिंगल जीन, डाई हाइब्रिड है तो डबल जीन, ट्राई हाइब्रिड है तो ट्रिपल जीन। तो उनका पावर आप रख करके टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी जो होंगे इंडिविजुअल्स, उनको आप निकाल सकते हैं। हाँ। हुँ, हुँ। असॉर्ट का मतलब आप इसे देखिए, यहाँ पे आपने जब ये क्रॉस लिया था तो येलो राउंड लिया था आपने, और इसके बाद यहाँ पे लिया था आपने ग्रीन रिंकल लिया था। तो ग्रीन वाले को इससे और रिंकल वाले को इससे आप रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? इनका स्टेट में हाँ, हाँ, डोमिनेंट के लिए आप हमेशा रूल होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा आप अपर केस लेटर लेते हैं, रिसेसिव वाले को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोअर केस लेटर लेते हैं। तो रिसेसिव आप हमेशा लोअर वाले से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक। मतलब आप यहाँ पे कैपिटल आर लिख लें, और क्या कह रहे हैं? हुँ, हुँ। हुँ, 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 हुँ। नहीं, 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 चूँकि चूँकि देखिए, लिसन लिसन, जो आपका बेसिक जो प्रिंसिपल बताता है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है उसको आप हमेशा अपर रखते हैं। तो दैट इज़ ये आपका एक रिप्रेजेंटेशन है चीज़ों को बताने के लिए, कि आप जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं आप उसको हमेशा लेटर जो लिखते हैं वो अपर लेटर लिखते हैं, जबकि उसी जीन का अगर वो रिसेसिव फॉर्म है तो आप उसको लोअर से लिखते हैं। तो आपको ये समझ में आता रहता है कि अच्छा हाँ, ये क्या चीज़ है। अगर आपको पर्टिकुलरली पेपर में प्रॉब्लम बना करके दे रखा है कहीं पे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो रिसेसिव वाले जीन्स होते हैं उनको कैपिटल लेटर से प्रिंट किया जाता है, और जो डोमिनेंट वाले होते हैं उनको स्मॉल लेटर से किया जाता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी बनता है। लेकिन चूंकि बुक्स में पढ़ने के लिए और समझाने के लिए, समझने के लिए, हमेशा आपको डोमिनेंट जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कैपिटल लेटर से प्रिंट किए जाते हैं। ओके, सो बिल्कुल, अभी आपको ऊपर तो बताया जीनोटाइप गैमेट के लिए। जी जीनो
जीनोटाइप, फिनोटाइप और आपके जो गैमेट्स हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया, राइट? अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसको क्यों बोलते हैं, इसका मीन क्या हो जाता है? इन्होंने इस लॉ में यही बताया था कि 2 जो जीन्स आपके अलग-अलग कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, एक साथ एक गैमेट में जो आ रहे हैं और इसका आपका यहाँ पे ये जो अलग आपका जीन ये है, जब इनका गैमेट का फॉर्मेशंस होता है, तो ये एक-दूसरे से इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, मीट करते हैं और नए कैरेक्टर का क्या करते हैं, फॉर्मेशंस करते हैं। ऐसा डिपेंडेंसी नहीं है कि येलो वाला हमेशा राउंड के साथ में जाएगा और ग्रीन ग्रीन वाला हमेशा रिंकल के साथ में जाएगा। ये डिपेंडेंसी नहीं है, ये दोनों फ्री है, ये दोनों फ्री हैं। किसी के साथ में जाकर के री-एसोसिएट कर सकते हैं और नए कैरेक्टर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाई आपने यहाँ पे देखा है कि ये ग्रीन वाला आपका राउंड के साथ में भी गया है, येलो वाला आपका रिंकल के साथ में भी गया हुआ है। तो इसी चीज़ को बताते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब उनके पास ये आज़ादी है, फ्रीडम है, वो इंडिपेंडेंट है, दोनों में से किसी भी एलिल्स के साथ में जाकर के रिएक्शन करके, रिकॉम्बाइंड हो करके नए कैरेक्टर का फॉर्मेशंस कर सकते हैं। ऐसा कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि जहाँ येलो जाएगा वहीं ही राउंड जाएगा, जहाँ आपका ग्रीन जाएगा वहीं आपका रिंकल जाएगा, ऐसा कोई डिपेंडेंसी नहीं है। इसी चीज़ को उसी चीज़ उसी चीज़ को बताने के लिए उन्होंने बताया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कि जब आपके एलिल्स का फॉर्मेशन गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो रिस्पेक्टिव जो आपके एलिल्स होते हैं, वो एक-दूसरे से इंडिपेंडेंटली मैनर में जाकर के री-एसोसिएट होते हैं, रिकम्बाइंड होते हैं और नए आपके कैरेक्टर को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो दैट इज़ व्हाई जब स्टार्टिंग में यहाँ पौधे लेके चले थे और जब आप F2 जनरेशंस में देखें तो आपको यहाँ पे 4 वैरायटी देखने को मिलती है। येलो वाला रिंकल के साथ में भी किया हुआ है, ग्रीन वाला राउंड के साथ में भी किया हुआ है, ग्रीन रिंकल के साथ में भी है और येलो राउंड के साथ में भी है। तो सारी पॉसिबिलिटी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर लेंगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग एनिमल हैज़ 2 अनलिंक्ड जीन। अनलिंक्ड का मतलब जीन का मतलब क्या हो गया कि उनके पास कोई लिंकेज नहीं है मतलब क्रॉसिंग ओवर कर सकते हैं। वन फॉर हेड शेप जो कि एस से रिप्रेजेंट किया जा रहा है एंड वन फॉर द टेल लेंथ जो कि टी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है एंड इट्स जीनोटाइप इज इतना ये आपको दिया गया कि कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल एच स्मॉल एच कैपिटल टी स्मॉल टी तो मतलब आपके हेट्रोजाइगस कंडीशन से बता दिए गए सो विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप इज पॉसिबल इन द गैमेट फ्रॉम दिस ऑर्गेनिज्म तो जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो वहां पे क्या पॉसिबिलिटी बनेगी यही आपसे पूछा जा रहा है तो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है कि इस दोनों में से आपका एक एच ये कैपिटल वाला आए या आपका पॉसिबिलिटी बन सकता है कि ये स्मॉल वाला एच आए और इस दोनों में से हो सकता है कि आपका कैपिटल टी वाला आए या आपका स्मॉल टी वाला आए तो अगर मान लीजिए पहला केस देख लेते हैं इसको दो केस बना लेते हैं तो आपको ज़्यादा सही समझ में आ जाएगा इसके इस वाले जीन से आपके गैमेट बनाने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है इस तरीके से बन सकता है कि आपका एक कैपिटल एच वाला भी पार्टिसिपेट कर सकता है स्मॉल एच वाला भी कर सकता है और इसके लिए दो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि कैपिटल टी भी कर सकता है और स्मॉल टी भी कर सकता है तो मान लीजिए कि अगर आपका एक बार ये पार्टिसिपेट किया और एक बार ये पार्टिसिपेट किया तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी कैपिटल टी कैपिटल एच कैपिटल टी और अगर ये पॉसिबिलिटी होगा तो क्या बन जाएगा आपका कैपिटल एच और स्मॉल टी ये बन जाएगा अगर ये दोनों मीट करेंगे तो क्या बनेगा आपका कैपिटल टी स्मॉल एच बन जाएगा और ये मीट करेगा तो क्या बनेगा दैट इज द स्मॉल एच स्मॉल टी बन जाएंगे तो ये पॉसिबिलिटीज आपके गैमेट्स की दिखाई दे रही हैं तब आपको इस ऑप्शंस में से ये खोजना है कि यहाँ पे कौन सा मीट कर रहा है तो चूंकि दोनों गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो दोनों से आएगा तो ये आपका ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाएगा ये भी आपके गलत हो जाएंगे यहाँ पे आप देखिए आपको ये दोनों दे रखा है तो गैमेट में हमेशा सिंगल पेयर आएगा न कि आपके दोनों पेयर आएंगे तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा तो जैसा आपने यहाँ पे 4 गैमेट बनाया है उसमें से एक वाले गैमेट से आपका ये फर्स्ट वाला क्या करता है मीट करता है तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा आपका सही हो जाएगा ओके सो सबको समझ में आया इसका लॉजिक आगे मूव करें ओके सो आपको यहाँ पे दिया जा रहा है कि व्हेन क्रॉसिंग एन ऑर्गेनिज्म दैट इज होमोजाइगस रिसेसिव फॉर अ सिंगल ट्रेट विद अ हेट्रोजाइगस आपको बताया जा रहा है कि कोई अगर होमोजाइगस है मान लीजिए यहाँ पे रिसेसिव है तो इसको स्मॉल टी हम लिख लेते हैं पहले से समझने के लिए तो स्मॉल टी होमोजाइगस रिसेसिव है सिंगल ट्रेट्स के लिए विद हेट्रोजाइगट हेट्रोजाइगोट किसके साथ में क्रॉस कराया जा रहा है हेट्रोजाइगोट मीन्स इसका मान लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे बना देते हैं तो ये हेट्रोजाइगस हो जाएगा व्हाट इज द चांसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एन ऑफ स्प्रिंग विद अ होमोजाइगस रिसेसिव फिनोटाइप तो आपसे पूछ रहा है कि अगर इनका क्रॉस कराया जाएगा तो होमोजाइगस जो रिसेसिव होंगे उनके फिनोटिपिक कैरेक्टर आने के लिए क्या परसेंटेज की पॉसिबिलिटी बनेगी ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है तो आप यहाँ पे देख लीजिए अगर आप इसका इससे क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा आपका स्मॉल टी कैपिटल टी बन जाएगा
इससे अगर आप क्रॉस कराएँगे तो क्या बनेगा स्मॉल टी बन जाएगा। इससे अगर आप क्रॉस कराएँगे तो क्या बनेगा स्मॉल टी कैपिटल टी बन जाएगा और अगर आप इससे कराएँगे तो क्या बनेगा स्मॉल टी बन जाएगा। तो 4 आपके जो पॉसिबल गैमेट्स बने उसमें से आपको ये और ये दोनों क्या दिखाई दे रहे हैं होमोज़ाइगस हैं जो कि आपके रिसेसिव हैं। तो चूँकि यहाँ पे 4 हैं, 4 में से आपका 2 बना तो 50% आपका क्या बनेगा होमोज़ाइगस रिसेसिव बनेंगे। क्या बनेगा होमोज़ाइगस रिसेसिव और 50% जो बनेंगे आपके हेटेरोज़ाइगस डोमिनेंट बन जाएँगे। क्या बनेंगे? हेटेरोज़ाइगस डोमिनेंट बन जाएँगे। तो अगर आपसे हेटेरोज़ाइगस डोमिनेंट के बारे में भी आपसे पूछा होता है ये सवाल तो भी आपका आंसर यही निकल कर के आता दैट इज़ द 50%। तो जो आपसे पूछा जा रहा था वही आप यहाँ पे लिखते जाइए। सो होमोज़ाइगस रिसेसिव पहले पूछा तो आपने यहाँ पे लिख दिया। क्रॉस किससे कराया गया? हेटेरोज़ाइगस से, तो इसका हेटेरोज़ाइगस ये हो जाएगा। इसको क्रॉस करा करके देख लिया, क्या परसेंटेज आया वो ऑप्शन लगा दिया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज फॉल्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए गलत है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है ये आपको बताया जा चुका है और आपको बताया गया कि हाँ यहाँ पे जो गैमिट्स होते हैं वो यूनिट तरीके से क्या होते हैं सेपरेट हो जाते हैं, प्योरिटी दिखाते हैं और दोनों आपके एलिस में से सिर्फ एक एलिस जो होता है वो गैमिट के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो इन स्टेटमेंट को पढ़ करके आपको देख मिला और आपने यहाँ पे जाना कि ये ई वाला जो ऑप्शन है इट इज़ अ मेथड दैट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन प्लांट। ऐसा कुछ भी मेंडल साहब ने नहीं बताया था जो कि आपके क्रोमोजोम्स के डिटर्मिनेशन के लिए हो, उनके मैपिंग के लिए हो, ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पे नहीं जानी थी। तो ये बाकी जो स्टेटमेंट है ये आपको बहुत अच्छा डेटा दे के जाएगा। ये आपके लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए जो चीज़ें आपको जनरली बुक में पढ़ने को नहीं मिलती है वो इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे दे रखी है। तो आप इसको अपने जो भी नोट्स आप बना रहे हैं उसमें आप उसको ऐड करें कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में ये सारे स्टेटमेंट सही हैं और हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम बना करके दे दे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग यहाँ पे। सो मेंडल्स ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सेग्रीगेशंस ऑफ लॉ इन अ गैमेट फॉर्मेशन हैज इट्स बेसिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ सेल साइकिल। तो सेग्रीगेशंस की बात कर रहा है तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेटाफेज और मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये आपके डिवीजन के मतलब फेजेस होते हैं। तो जो मेटाफेज होता है वो आपका सिर्फ और सिर्फ क्रोमोजोम्स को इक्वेटोरियल प्लेट पे लाने का काम करता है और जो एक्चुअल आपके इस क्रोमोजोम्स का जो सेग्रीगेशंस का जो फेज होता है वो क्या होता है दैट इज आपका ये मान लीजिए मेटाफेज है, इक्वेटोरियल प्लेट पे सब आ जाते हैं। इसके बाद वाला जो फेज आता है दैट इज द एनाफेज। उस एनाफेज पे क्या होते हैं, यहाँ पे स्पिंडल जो फाइबर्स निकल करके आते हैं ये क्या करते हैं इसको पुलिंग कर लेते हैं और इसके बाद इसको क्या करते हैं खींचना शुरू कर देते हैं, सेग्रीगेट हो जाता है। तो जब कभी भी सेग्रीगेशन की अगर बात आएगी तो आप क्या करेंगे एनाफेज के बारे में जाएंगे। तो चूंकि यहाँ पे आपको दे रखा है मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड, तो आप जानते हैं कि मियोसिस फर्स्ट को आप रिडक्शनल डिवीजन के नाम से जानते हैं जबकि मियोसिस जो सेकंड होता है वो जस्ट लाइक अ माइटोटिक डिवीजन होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो फर्स्ट ये वाला होगा वो सही हो जाएगा एनाफेज मियोसिस फर्स्ट। सो इस केसेस में आपके क्या होंगे दैट इज द क्रोमोसोम्स का पुलिंग होगी मींस सेग्रीगेशन किया जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, मेंडल्स सेकंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हैज इट्स बेसिस इन विच द फॉलोइंग इवेंट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। सो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है आपने यहाँ पे अभी जस्ट पढ़ा कि इसका मतलब मीन क्या हो जाएगा और इस मीन का मतलब ये है कि आपके जो भी पॉसिबल उस जीन में पार्टिसिपेट आपके जो एलिल्स होते हैं इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं आपस में मीट करते हैं, किसी के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है। तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको यहाँ पे एक टर्म दिया गया है अलाइनमेंट ऑफ द टेट्राड एट द इक्वेटर। और जब आप मियोसिस पढ़ेंगे तो मियोसिस के प्रो फेज में आपने पढ़ा है कि आपके फेजेस होते हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो उस आपके कुछ फेजेस में से जाइगोटीन के फेज में क्या होगा आपका सिनोसिस की प्रोसेस होती है। टेट्राड एनालिसिस का मतलब आप लोग समझते हैं जब आपका ये जो क्रोमोजोम्स है कुछ इस तरीके से फॉर्म्ड हो जाए जहाँ पे आपके जो क्रोमेटिड्स दिखाई दे रहे हैं वो टेट्राड के फॉर्म में दिखाई देना शुरू कर जाएं तो उसको आप टेट्राड एनालिसिस या टेट्राड फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। तो ये मियोसिस के फेज में आपका जो पैचेटिन की स्टेज होती है ये उस स्टेज पे आपको एकदम क्लियरली क्या होता है विजिबल दिखाई देना शुरू कर जाता है। तो उसी फेज पे आपका ये डिपेंड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही, चूंकि यहाँ पे चार आपको ऐसे जो क्रोमेटिड मीन्स नॉर्मल जो आपके क्रोमोजोम्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं और आपको ऐसे दिखाई देते हैं। जब इनका फोल्डिंग होकर के कुछ ऐसा हो जाए तो यहाँ पे चार आपको दिखाई देना शुरू होती है, इसी को आप बोलते हैं दैट इज द टेट्राड या डाइवेलेंट फॉर्मेशन भी आप इसको बोलते हैं। तो आपसे एग्जाम में बड़ा सवाल पूछा जाता है कि डाइवेलेंट फॉर्मेशंस कौन से स्टेज में होता है या टेट्राड फॉर्मेशंस कौन से स्टेज में होता है। तो आप इसको टेट्राड भी बोलते हैं या आप इसको डाइवेलेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये मियोसिस फर्स्ट की नहीं, काइज़मेटा अलग चीज़ है।
प्रोफ़ेज़ फर्स्ट के जो आपके ज़ाइगोटीन से लेकर के आपका पैचेटिन का जो स्टेज होता है, वहाँ पे कई प्रोसेस होती हैं। जैसे सिनॉप्सिस की प्रोसेस होती है, पेयरिंग, काइज़मेटा फ़ॉर्मेशन, डाइवेलेंट टेट्राड का फ़ॉर्मेशन, क्रॉसिंग ओवर, देन इसके बाद सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फ़ॉर्मेशन। ये इतने सारे इवेंट आपके पाए जाते हैं ज़ाइगोटीन से लेकर के पैचेटिन के स्टेजेज़ में, और इनसे सवाल आपसे बनता है, ये कौन-कौन से फ़ेजेज़। क्या चीज़? नहीं, नहीं, ये नहीं, 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 ये मेटाफ़ेज़ का नहीं है। ये सारा का सारा प्रोसेस है आपका मेयोसिस फर्स्ट के प्रोफ़ेज़ फर्स्ट में। प्रोफ़ेज़ फर्स्ट के जो फ़ेजेज़ होते हैं, प्रोफ़ेज़ फर्स्ट के फ़ेजेज़ हैं क्या-क्या? लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैचेटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो वहाँ पे ये फ़ेजेज़ हो रहा है, ये मेटाफ़ेज़ का प्रोसेस नहीं है। नहीं, नहीं। नहीं, 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 अरे जस्ट अ मिनट। ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बारे में बताता है, जबकि आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में देखते हैं, डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स का एसोसिएशंस होता है। ये कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, ये दोनों अलग-अलग टाइप के वो हैं। होमोलॉगस का मतलब होता है जिनके जीन के सीक्वेंसेस सिमिलर टाइप के हों, उनको आप बोलते हैं होमोलॉगस। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है? हुँ। नहीं, नहीं, मेटाफ़ेज़ नहीं है, मेयोसिस फर्स्ट के प्रोफ़ेज़ के जो सब फ़ेजेज़ होते हैं, लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैचेटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, उसमें से 2 फ़ेज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला आपका ज़ाइगोटीन का, दूसरा आपका लेप्टोटीन का। ये दोनों फ़ेजेज़ में बहुत सारे इवेंट होते हैं। मैंने आपको बताया, आपकी साइनेप्सिस की प्रोसेस होती है, क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है, काइज़मेटा फ़ॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फ़ॉर्मेशन होता है, डाइवेलेंट या टेट्राड का फ़ॉर्मेशंस भी होता है। और यहाँ से सवाल बनते हैं, कृपया आप इसको अच्छे से नोट डाउन करें और उसको लिखें कि किस फेज़ में क्या-क्या चीज़ हो रही है। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे, यहाँ पे सवाल दिया है कि ब्लैक फर है, मीन्स उसका दिखाई देने वाला जो वो है माइस का, ब्लैक फर इन माइस, बी इज डोमिनेंट टू द ब्राउन फर बी, मीन्स कैपिटल जो बी है वो डोमिनेंट है स्मॉल बी के पास। शॉर्ट टेल, मतलब शॉर्ट के लिए आपको यहाँ पे देखिए कैपिटल लेटर दे दिया गया, ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है। आर डोमिनेंट टू अ लॉन्ग टेल, मीन्स स्मॉल टी वाले के लिए। तो अब आपको यहाँ पे दिखाया गया कि जो शॉर्ट टेल है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर है वो क्या है, कैपिटल टी है। और जो लॉन्ग टेल है उसके लिए फैक्टर जो है स्मॉल टी है, और ये कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट है स्मॉल टी वाले पर। और व्हाट आर द प्रोजेनी ऑफ द क्रॉसेस बी टी टी टी, और इस तरीके से विल बैक फर एंड लॉन्ग टेल। तो ब्लैक फर पूछ रहा है और लॉन्ग टेल पूछ रहे हैं, तो ब्लैक फर के लिए आपके लिए पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, कैपिटल बी बन सकती है। दूसरा कैपिटल बी स्मॉल बी बन सकता है, ये दो पॉसिबिलिटी हैं। और लॉन्ग टेल के लिए पूछ रहा है, तो लॉन्ग टेल के लिए आपके पास क्या है, स्मॉल टी। चूंकि ये रिसेसिव जीन है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्मॉल टी क्या होगा, बनेगा। तो जब आप इनका क्रॉस कराएंगे तो आप यहाँ पे क्रॉस करा करके देखेंगे कि जो दो कंडीशन आपके बन रहे हैं उनमें से सिर्फ मतलब 50% की पॉसिबिलिटी होगी कि ये वाले बनेंगे। क्रॉस अभी जस्ट आप कैसे। हम्म, हम्म। इस वाले में। ओके, और यहाँ पे जो आपके पहले तो आप देखिए इनको क्रॉस कैसे कराएंगे, जैसे ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के तरीके से हो जाते हैं। इनका सेल्फ क्रॉस करा करके भी आप जी वो गैमेट्स निकाल सकते हैं। आपने कैसे कराया ये मुझे नहीं पता, जो अभी यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन होगा कैसे है सही, ये आपको हम यहाँ पे करके दिखा देते हैं। आपने जैसे किया होगा आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको जो जीन दे रखा है, एक आपको दिया है कैपिटल बी और स्मॉल बी, और दूसरा आपको दे रखा है कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, तो अगर आप पहले इनसे गैमेट निकालेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, पॉसिबिलिटी पहले बन जाएगा कैपिटल बी कैपिटल टी, और इसके बाद आपका क्या बनेगा, कैपिटल बी और स्मॉल टी, ये बन जाएगा। और एक आपका क्या बनेगा यहाँ पे, कैपिटल स्मॉल बी और कैपिटल टी, और एक आपका क्या बनेगा, दैट इज द स्मॉल बी स्मॉल टी। ये 4 गैमेट आपके यहाँ से बन सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी आपको यहाँ से बन रही है। चूँकि यहाँ पे आपका इस वाले से अलग दे रखा है, जैसे आप जब डाई हाइब्रिड क्रॉस में कराते हैं तो कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल का जब यहाँ पे क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, कैपिटल वाई
स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इस तरीके का गैमेट बनता है। और इनका जब आप सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो क्या दिखाते हैं? आप ऐसे ही दिखाते हैं ना, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर का जब क्रॉस कराएँगे तो ये पहले क्या गैमेट बनाता है? कैपिटल वाई, कैपिटल आर, दूसरा क्या बनाता है? कैपिटल वाई, स्मॉल आर, तीसरा क्या बनाता है आपका? स्मॉल वाई, कैपिटल आर, और चौथा क्या बनाता है आपका? इस तरीके से स्मॉल वाई, स्मॉल आर। यही आपके गैमेट्स होते हैं, इन्हीं का फिर से क्या कराते हैं? क्रॉस कराते हैं। तो वही रूल आप यहाँ पे भी सेम फॉलो करिए। सेम फॉलो अगर आप करेंगे तो आपका ये वाला जो 1/2 का आंसर मीन्स क्यों, मतलब ये ए गैमेट क्यों बनेगा? ये कैपिटल P एक आएगा। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, अच्छा, आपके हिसाब से टोटल नंबर ऑफ प्रजाति कितनी बन रही है? 4? 4 बन रही है, राइट? और उन 4 का जो आपका जीनोटाइप है वो क्या-क्या है? बताइए मैं। हाँ? अच्छा, एक सेकंड, जो आपके 4 गैमेट्स बन रहे हैं उनका आप जीनोटाइप बताइए, आपके हिसाब से मैं लिख के यहाँ पे बता देता हूँ, बोलिए। कैपिटल कैपिटल बी, देन कैपिटल टी, और ओके, और ओके, और कैपिटल बी और स्मॉल टी, राइट? आपसे जो पूछा गया है ये ब्लैक फर के लिए पूछा गया, ब्लैक फर के लिए ये पॉसिबिलिटी है, दोनों में से कोई हो सकता है। और लॉन्ग टेल के लिए पूछा गया, उसके लिए सिर्फ पॉसिबिलिटी क्या है आपका? स्मॉल टी होना चाहिए, राइट? यही यही दिया गया है ना? ये जो आपने स्टेटमेंट दिया है और ये जो आपसे पूछ रहा है, ब्लैक फर पूछ रहा है, तो ब्लैक फर के लिए चूंकि ये डोमिनेंट जीन है, तो ये आपका कैपिटल बी होगा तो भी ब्लैक आएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा तो भी ब्लैक आएगा, राइट? और लॉन्ग टेल पूछा गया, तो लॉन्ग टेल के लिए जो जीन है वो स्मॉल टी है, और ये रिसेसिव जीन है, तो ये अपना इफेक्ट सिर्फ तब दिखाएगा जब स्मॉल टी के फॉर्म में होगा। तो जो आपने यहाँ पे जीनोटाइप बताया है उसमें आप देखिए ना, यहाँ पे आपका क्या है? स्मॉल टी है, यहाँ पे आपका स्मॉल टी है, ये भी आपका, ये आपका ब्लैक बनाएगा, ये भी आपका ब्लैक बनाएगा, ये आपका दोनों लॉन्ग टेल बनाएंगे। तो अगर आप इसको 4 पौधे मानेंगे तो 2 पौधा कैसा हुआ? आपका ये दूसरा हो जाएगा, 2 पौधा कैसा होगा? तो क्या बनेगा? 1/2 ही तो बनेगा भाई। सुजाता। हाँ, अब ठीक है। अरे, अच्छा ठीक है। वंदना, अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, ये बहुत सिंपल है, इसको हम लोग आप में से जितने, जैसे ये तनुश्री हैं या फिर सुजाता, इन्होंने किया हुआ है, आप लोग ग्रुप में इसको देख लीजिएगा। 11:30 बज रहा है रात का, हम लोग आगे तरफ मूव करते हैं, ठीक है? ये आंसर समझ में आया सब लोगों को कि नहीं, पहले ये बताइए। ओके। सो अभी, हाँ, ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न यहाँ पे ये था कि शॉर्ट टेल वाले, लॉन्ग टेल वाले के लिए स्मॉल टी रिस्पॉन्सिबल था, और यहीं पे आपको कन्फ्यूज़न हो रही थी। तो यहाँ पे आपने देखा जो 4 गैमेट बने थे उसमें 2 के पास ये स्मॉल टी थी, मतलब ये लॉन्ग टेल बनाएगा। चूँकि चो टोटल गैमेट जो 4, मतलब इंडिविजुअल 4 बने थे उसमें से 2 आपके कैसे हैं? लॉन्ग टेल वाले हैं, तो उसका रेशियो क्या निकल कर आएगा? दैट इज़ 1/2 निकल कर के आएगा। वंदना, ये आपको क्रॉस में बाद में समझा दूँगा, कल की क्लास में जब हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा जुड़ेंगे तब, ठीक है? कोई दिक्कत? ओके। अभी टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, और सुबह के 8, शाम के 8 बजे से हम लोग कंटिन्यू लगे हुए हैं। सो इन सर्टेन प्लांट्स टॉल इज डोमिनेंट टू शॉर्ट, आपको बताया जा रहा है कि कुछ पौधे हैं जिनमें कि आपका ये डोमिनेंट है। इफ हेटेरोजाइगस प्लांट इज क्रॉस्ड, तो अगर आपका कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस हो जाए, क्रॉस्ड विद अ होमोजाइगस, तो होमोजाइगस आपका क्या होगा? दोनों हो सकते हैं। होमोजाइगस टॉल प्लांट दे रखा है, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी से बता रहा, मतलब कैपिटल टी से बता रहा है क्रॉस कराने के लिए। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफस्प्रिंग विल बी शॉर्ट, तो शॉर्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो फिर से वही सवाल आपका आ जाता है, ये पूछा गया, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा? ठीक हो जाएगा। आप इसको क्रॉस करा के देख लीजिए, इसका कराएंगे तो कैपिटल टी बन जाएगा, इसका कराएंगे तो भी आपका कैपिटल टी बन जाएगा, और इसके बाद आप इसका
कराएँगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा कैपिटल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी बन जाएगा। और इसके बाद इसका कराएँगे तो क्या बनेगा, दैट इज़ द कैपिटल टी और सॉरी कैपिटल टी और स्मॉल टी बन जाएगा। तो क्या आपसे पूछ रहा था व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ स्विमिंग विल बी शॉर्ट? शॉर्ट होने की पॉसिबिलिटी क्या है, ये आपसे पूछ रहा है ना? एक मिनट। सर एक जस्ट 1 मिनट पहले फिर से पढ़ने दीजिए। टॉल इज़ डोमिनेंट टू सॉर्ट इफ अ हेटेरोजाइगस प्लांट इज़ क्रॉस्ड विद अ होमोजाइगस टॉल प्लांट। तो हेटेरोजाइगस प्लांट आपका ये था और इसके हेटेरोजाइगस प्लांट आपका ये है, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी है और इसके बाद होमोजाइगस टॉल से क्या किया गया, क्रॉस कराया गया। तो होमोजाइगस टॉल तो आपका यही होगा। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफस्प्रिंग विल बी शॉर्ट? तो पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है? तो शॉर्ट तो शॉर्ट 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 के लिए कोई फिनोटाइप आ ही नहीं रहा है ना, यहाँ पे सारे के सारे पौधे लॉन्ग आ जा रहे हैं। मतलब डोमिनेंट। अच्छा ठीक है। अच्छा। हाँ हाँ। हम्म। अच्छा। अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चंस को अभी हम लोग स्टार लगा के स्किप कर देते हैं, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी टाइम थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया है। 11:11 बज रहा है। ओके। सो विच डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ अ सिंगल जीन टू हैव अ मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट? तो मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट के लिए आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो जीन की क्या है, दैट इज द प्लियोट्रॉपी। यहाँ पे आप देखिए इनकम्प्लीट का मतलब होता है जो कि दोनों आपके पेरेंटल हो उनके बीच का बन जाए। मल्टीपल का मतलब होता है कि कई सारे जीन्स मिलकर के कोई एक करेक्टर के लिए आपके मतलब ये कोई फिनोटिपिक दे रहे हो। इपिस्टैटिस का मतलब हो जाता है कि जब आपका कोई एक जो जीन है दूसरे जीन के कैरेक्टर को मास्क कर रहा हो, हाइड कर रहा हो। और प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है कि एक सिंगल कोई जीन मल्टीपल फिनोटाइपिक कैरेक्टर के मींस मल्टीपल फंक्शंस को परफॉर्म करे या मल्टीपल फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो उसे आप प्लियोट्रॉपी के नाम से जानते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। थोड़ा हम लोग फास्ट मूव करेंगे। विच डिस्क्राइब द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम? तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम किसको बताता है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो ये एग्जाम्पल आपका किसका है, मल्टीपल एलिल्स का है। कई सारे एलिल्स मीन्स ए और बी के लिए जो आपके जीन्स होते हैं वो एक तरीके से मिल करके काम करते हैं। ये को डोमिनेंस के एग्जाम्पल में भी आता है, चूंकि यहाँ पे को डोमिनेंस नहीं दे रखा है। अगर आपको को डोमिनेंस कहीं पे भी ऑप्शन में मिलेगा तो भी आप इसको लगा करके आइएगा। एबीओ ब्लड जो ग्रुप जो सिस्टम होता है वो को डोमिनेंस का भी एग्जाम्पल होता है। और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन होते हैं आई की पावर ए एंड आई की पावर बी, ये दोनों ही आपस में क्या करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अपना 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 कंट्रीब्यूशन और इफेक्ट को दिखाते हैं। तो ये चूंकि यहाँ पे दो आपके एलिस हो गए, दो अलग अलग जीन्स हो गए, दैट इज वाई इसको आप मल्टीपल एलिस के नाम से भी जानते हैं। और अगर आपको को डोमिनेंस मिलेगा तो भी आप उसको लगा दीजिएगा, को डोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है ये। सो विच आर द फॉलोइंग टर्म बेस्ट डिस्क्राइब व्हेन द phenotypic ऑफ द heterozygous डिफर फ्रॉम द phenotypic ऑफ बोथ होमोजाइगस? तो जस्ट मैंने आपको बताया कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आप क्या देखते हैं कि दोनों जो पेरेंटल होते हैं उन पेरेंटल के कैरेक्टर का एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर आ जाता है। जैसे अगर आप रेड वाले प्लांट का व्हाइट वाले प्लांट से अगर क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पे बनने वाला प्लांट क्या होता है, पिंक आ जाता है। ना तो ये रेड रहेगा ना तो ये व्हाइट रहेगा, दोनों का इंटरमीडिएट कैरेक्टर बन के निकल करके आता है। ऐसे क्रॉस को आप क्या बोलते हैं, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नाम से जानते हैं। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपसे पूछा गया कि सिस्टिस फाइब्रोसिस affect the lungs, pancreas and digestive systems and other organs, resulting in the symptoms ranging from the breathing difficulties to recurrent infections. So which of the following term best describe this? यहाँ पे चूंकि एक ही आपके डिजीज से कई सारे फंक्शंस अफेक्ट हो रहे हैं, लंग्स भी हो रहा है, पेंक्रियाज भी हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी हो रहा है, एंड अदर ऑर्गन्स भी हो रहे हैं, तो दैट इज भाई ये प्लियोट्रॉपी का क्या करता है, एग्जांपल शो करता है कि जब एक जीन कई सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करना शुरू करे तो उसे आप प्लियोट्रॉपी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ अ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का क्या एग्जांपल है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। सो स्किन का जो पिगमेंटेशन होता है इस पे आपके दोनों का इफेक्ट पड़ता है, इन्वायरमेंट का भी पड़ता है और जेनेटिकल भी पड़ता है। और ये एक एग्जांपल है पॉलीजेनिक जीन का। ले, अभी भी मूव नहीं हो रहा। हो गया समस्या। ओके। अभी कुछ दिखाई दे रहा, मतलब आवाज। अरे एक मिनट, क्या ही प्रॉब्लम हो गया।
अच्छा ठीक है, अभी देखिए। कैसे मुझे आवाज़ आप लोगों की सुनाई नहीं दे रही ठीक से। मुझे एक मिनट, 1 मिनट। अच्छा, मुझे अभी आवाज़ आप लोगों की बहुत ना डिस्कनेक्ट फॉर्म में आ रही है, मतलब प्रॉपर सुन नहीं पा रहा हूँ मैं अभी, लेकिन अभी कुछ डेटा खत्म हो गया? डेटा तो 2 ढाई जीबी रहता है जी। हो सकता है एक। ओह! आपका परसेप्शन ठीक था। योर 100% डेटा हैज़ बीन ओके, ओके, कोई नहीं। सो बेसिकली ये प्रॉब्लम नेटवर्क का है, सो इसके लिए मैं यही कर सकता हूँ कि अभी आप लोग थोड़ा 5 मिनट के लिए रुकिए, मैं इसको रिचार्ज करता हूँ, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, अगर आप लोग रुक सकते हैं तो। ओके, सो पूरी रात रुकने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आप लोग बोलिए, अगर अभी लाइव डिस्कस करना है तो आप टाइम दीजिए, मैं रिचार्ज करता हूँ, फिर ये नेटवर्क चलना शुरू हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके, ओके, अगर आप लोगों को अभी लेट नाइट रुकने में दिक्कत है तो मैं ये रिचार्ज करके रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसके लिए परेशान मत होइए, ठीक है। और इन केस अगर रिकॉर्डिंग के बाद भी कोई चीज़ डाउट अगर रह जाता है तो आप उस प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं, लाइव क्लासेस तो होती रहती हैं। और एक क्वेश्चन पे भी हम हमारी मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोगों को? अच्छा, ओके, ओके, ओके। सो अभी के लिए यही है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैं ये इस पूरे सेशन को रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। और अब उसके बाद भी अगर किसी कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग उसको डिस्कस कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे जिसपे मैंने स्टार लगाया हुआ था कि वो हेट्रोजाइगस वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, ठीक ठीक है, ठीक है, आप लोग अभी जाना चाहते हैं जाइए, हम रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे। हाँ हाँ, गुड नाइट, गुड नाइट।